हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली बैरोमीटर का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही आसान सा है ना। और बैरोमीटर का जो टॉपिक है ये आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो अब आज जो है हम बात करेंगे भैया कंसेप्ट ऑफ पेलोड। देखिएगा, टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पेलोड। ठीक है कि भैया ये पेलोड क्या होता है, पहले तो आप इसको समझना। ये टॉपिक जो है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से मेंशन है, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी इस पर दिया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखा वो बहुत ही जरूरी है और बहुत इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो पेलोड बेसिकली होता क्या है, आप ये समझना कि जो हॉट एयर बैलून होता है ना, या आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बैलून होता है, इसके नीचे ऐसे टोकरी लगी होती है। ठीक है, और टोकरी में हीरोइन बैठ के ऊपर जाते हैं, हीरो हीरोइन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो अपने पास, आप ये बोल सकते हो कि एक हॉट एयर बैलून अपने साथ मैक्सिमम कितना मास कैरी कर सकता है। ठीक है ना, कि ये जो मैक्सिमम यहाँ पर कितना मास कैरी मतलब रखूं ताकि ये इफेक्टिवली जो है ऊपर फ्लाई कर सके, है ना, ये वापस से जो है नीचे नहीं आए, आसानी से जो है वो ऊपर जा सके। तो इसको हम बोलते हैं पेलोड। तो मैक्सिमम जितना मास ये लेके जा सकता है ना, मान लो ये जो है वो अपने पास है पेलोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेलोड। अब आपको यही कैलकुलेशन करना होता है कि एक जो बैलून है वो मैक्सिमम अपने साथ कितना मास ऊपर लेके जा सकता है। उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान सा काम है ना, कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद सोचो कि ये जो पेलोड है, मान लो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, या गुब्बारा जो है वो अपने पास है, तो इस पेलोड का मास जो है वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगा डब्ल्यू पेलोड किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। फिर आप ये सोचो कि इस गुब्बारे का खुद का भी कुछ मास होगा, तो खुद का मास डब्ल्यू बैलून ये भी कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो डब्ल्यू बैलून भी कहां लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। फिर भैया इसके अंदर जो है वो हमने क्या भर रखी है? गैस भर रखी है। तो गैस का जो मास है ना, डब्ल्यू गैस, ये भी किधर लगेगा भैया? नीचे की तरफ ही लगेगा, है ना। तो तीन तीन चीजें, डब्ल्यू बैलून, डब्ल्यू गैस, डब्ल्यू पेलोड, तीन तीन चीजें जब नीचे की तरफ लग रही है, फिर भी गुब्बारा जो है वो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो गुब्बारे को तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये जा रहा है किधर? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो आप समझना, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया एक सुई जो होती है वो तो पानी में डूब जाती है, लेकिन बहुत ही लोहे के बड़े बड़े जहाज जो है वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली होता है बियोंसी फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे जहाज होता है वो क्या करता है, अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी को वहां से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और सुई ऐसा नहीं कर पाती है, तो सुई तो डूब जाती है और जहाज जो है वो तैर जाता है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही कुछ कंसेप्ट होता है कि गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, ये क्या करता है? अपने वॉल्यूम के इक्वल, जितना वॉल्यूम गुब्बारे का है उसके इक्वल एयर को यहां से क्या करता जाता है? डिस्प्लेस करता जाता है। अगर गुब्बारा ये करने में जो है वो सक्सेस होता है, तब तो गुब्बारा ऊपर उठता जाएगा, बियोंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो ऊपर उठता जाएगा। और अगर गुब्बारा ये करने में असमर्थ होता है, तो भैया इस केस में जो गुब्बारा कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। बेसिकली जो गुब्बारा फ्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है एफ, बियोंसी फोर्स। तो भैया ऊपर की तरफ बियोंसी फोर्स लगता है। ठीक है, और ये बियोंसी फोर्स क्यों लगा? तो ड्यू टू, लिख देता हूं, ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर बाय बैलून। ठीक है, कि भाई एयर जो है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेस एयर की वजह से जो है यहाँ पर क्या लगा है? बियोंसी फोर्स लगा है। ठीक है, अब देखो कि हम ये बोलेंगे कि भाई जितना इसने जो है बेसिकली यहां से एयर को हटाया है, जितना मास इसने हटाया है, ठीक है, वो मास जो है ना, एयर का मास, वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, है ना। इसके प्लस इसके प्लस इसके, अगर इसके सम के इक्वल आ गया तब तो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे। और इस केस में गुब्बारा आराम से क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा। अगर मान लो कैसे भी करके नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, या नीचे की तरफ वेट अगर ज्यादा लग रहा है, तो फिर गुब्बारा कहां जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस डिस्प्लेस एयर का जो मास है ना, वो इन तीनों के सम के इक्वल होना चाहिए। ये ही इसकी फ्लाई होने की कंडीशन होती है। तो मैं बोलूंगा, देखो जरा, डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस्ड, दिस शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बैलून, ठीक है, प्लस डब्ल्यू गैस प्लस डब्ल्यू, यहां पर क्या आएगा? पे लोड। ठीक है भैया, यही कंसेप्ट होता है किसका?
पेलोड का, है ना। यहीं से हम क्या करते हैं, एक तरीके से पेलोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखना कि कौन सी चीज जो है ना वो बेसिकली हमें यहाँ से कैसे लेके आनी है। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन होगा, भैया पेलोड, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ये तो पूछेगा कि व्हाट इज द पेलोड, है ना। और फिर जो है वो डब्ल्यू गैस, ठीक है, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय, will be calculated by PV equal to nRT, ठीक है। ये हम क्या करेंगे भैया, PV equal to nRT लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। PV equal to nRT जो है ना, अब आपको क्वेश्चन में जो देखो इस गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देगा, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर से जो PV equal to nRT लगा के ये कैलकुलेट कर लेंगे। रही बात वॉल्यूम की, तो मुझे बताओ इसके अंदर जो गैस भरी है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो भैया गैस जो गुब्बारे के वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून, ठीक है। कि अगर हमारे पास बैलून का वॉल्यूम आ गया तो हम जो गैस का वॉल्यूम बता देंगे, जितना वॉल्यूम बैलून का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, गैस का होगा। और भैया बैलून के केस में आपको बैलून की रेडियस देगा तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास कितना, 4/3 πr³। क्लियर है बात। तो ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू गैस। और भैया डब्ल्यू बैलून, बैलून का मास कितना है ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन इन द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब रही बात डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस्ड, अब भाई एयर का कितना मास डिस्प्लेस हुआ है ये कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए भैया जी मैं ऐसा बोलूंगा, देखो डेंसिटी ऑफ एयर, है ना, ये आपको गिवन होगी, गिवन होगी, ठीक है। डेंसिटी अगर गिवन होगी तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहां से मैं ऐसा लिखूंगा, देख लो जरा कि भैया मास या डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस, एयर डिस्प्लेस, ठीक है। ये निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू, अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितना होगा इसका। तो भैया जितना वॉल्यूम बैलून का है एयर से उतना ही वॉल्यूम ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बैलून, और बैलून का वॉल्यूम जो है वो हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं अपने पास, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया पेलोड का ये कंसेप्ट होता है। अब सीधा सा काम, अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा जरा, इसको मैं बिठा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसे देगा, सारी चीजें क्वेश्चन में देगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है या कौन सी चीज का जुगाड़ आपको कैसे करना है बेसिकली। देखिएगा कि भैया ऐसा है कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बैलून ऑफ 10 मीटर रेडियस is filled with helium, ठीक है, at 1 atm pressure and 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। फिर आगे आपको ये बोला है कि if density of air is 0.2 kg per मीटर क्यूब, ठीक है, एंड मास ऑफ बैलून is 100 kg, then calculate the maximum payload which can be पुट ऑन बैलून, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि जो हम मैक्सिमम जो है ना बैलून पर पुट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम पेलोड जो है वो बैलून अपने साथ लेके जा सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको कहा, देखो कंसेप्ट पेलोड का ये होता है ना, कि डब्ल्यू एयर डिस्प्लेस्ड ये इक्वल होगा भैया किसके, डब्ल्यू बैलून के, और ये तो गिवन है कितना, 100 kg, मास ऑफ बैलून जो है वो आपको 100 kg गिवन है। दूसरा इधर देखना कि W जो है वो हमें चाहिए गैस, ठीक है। अब W गैस निकालेंगे अभी हम PV = nRT से, और W पेलोड ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और डब्ल्यू गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रेशर। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 1 atm। ठीक है जी, 1 atm। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाने के लिए पहले हमें वॉल्यूम भी चाहिए, तो पहले एक काम करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बैलून निकाल लेता हूँ। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, यहाँ यूनिट का विषय ध्यान में रखना पड़ेगा, 4/3। अच्छा, एक और डेटा दे देता हूँ, ये इसमें लिख रखा है कि पाई इक्वल टू 3, ताकि सिंप्लीफाई चीजें हो जाए। तो 4/3, पाई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 10 क्यूब मीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4000 मीटर क्यूब। ये तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका, बैलून का, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो मास निकालना है। तो प्रेशर जो 1 atm, वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब। भैया हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं तो वॉल्यूम जो किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इनटू 10⁻³ इक्वल टू एन मुझे निकालना, आर की वैल्यू 1/12 है, टेंपरेचर कितना 300 केल्विन, ये जाएगा कितना 25। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई कितनी, 4000 इनटू 1000 डिवाइड बाय कितना 25। तो मोल आ गए हमारे पास, किसके मोल आ गए, हीलियम के मोल आ गए। तो भैया देखो 25 से ये कैंसिल हुआ, कितना 40, तो मोल आ गए 4000 इनटू 40। मुझे तो मास चाहिए, तो मास ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ हीलियम के लिए मैं क्या करूंगा, मोल को जो है वो मोलर मास से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4, है ना। लेकिन ये मास जो आएगा ये किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आपको यूनिट का विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। यूनिट ध्यान में रखो, यूनिट क्या दे रखी है, तो हमें जो है वो इसको केजी में कन्वर्ट करना है। या तो सारा का सारा सीजीएस सिस्टम काम में लो, या फिर सारा का सारा एमकेएस सिस्टम काम में लो, या फिर एसआई भी बोल सकते हैं आप। तो डिवाइड कर देता हूं इसको 1000 से, ताकि मास आ जाए किसमें, केजी में। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 160, 640 केजी। ये हमें जो गैस का मास मिल गया कितना, 640। तो ये आ गया कितना, 640 केजी। ठीक है, पेलोड कैलकुलेट करना है। तो पहले जो हम एयर डिस्प्लेस्ड, एयर का कितना मास डिस्प्लेस हुआ ये चेक कर देते हैं। तो मैंने बताया था W एयर डिस्प्लेस्ड, ये निकालने का तरीका क्या, डेंसिटी कितनी है, 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। तो मैंने कहा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो बैलून का वॉल्यूम आया कितना है अपने पास, 4000। ठीक है, अब ये आएगा किसमें, केजी में आएगा। तो भैया ये कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा, ये टोटल 800 केजी। ये हो गया सर का, क्लियर है बात। तो अब जो है हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ये तो आया कितना 800, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 प्लस 640 कितना 740 प्लस W पे लोड। तो यहाँ से W पे लोड की वैल्यू आ गई कितनी 60 केजी। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आई होप पेलोड का कांसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैंने सोचा सेम क्वेश्चन वही ले लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो भैया ये हो गया अपने पास एक बात। तो बैरोमीटर हमने पढ़ लिया, बैरोमीटर और पेलोड दोनों बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, और हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, जे के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम चल रहे हैं वापस से अपने टॉपिक की तरफ। मेन जो टॉपिक है गैसियस स्टेट हमने पढ़ा, सारी चीजें जो है वो लगभग हमने देख ली। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है भैया जी केटीजी। तो आपको हेडिंग लगानी है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखिएगा, केटीजी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भैया मैं अपने हर लेक्चर में ये बात बोलता हूं, हर लेक्चर में मैं ये बात बोलता हूं कि आपको नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं, ये चीज ध्यान में रखो। ऑनलाइन क्लास का मजा जो है आपको तभी आएगा जब आप नोट्स बनाओगे। ध्यान रखना कि भाई आप इधर उधर से लेके जो है वो नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन जो नोट्स आपने अपने हाथ से लिखे ना, दुनिया के कोई नोट्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो हाथ से लिखो, खूब प्रैक्टिस करो, है ना, तभी चीजें क्लियर होगी। ऑनलाइन का मजा तभी आएगा। यहाँ पर देखो जरा, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत ही आप ये कहो कि अच्छा टॉपिक है। आप जो ये चीज फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी एज इट इज ये आपके है। ठीक है, हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के साथ है ना, कि वहां पर जो हम कुछ डेरिवेशन भी करते हैं। हमें केमिस्ट्री में जो उन सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझदार जरा कि केटीजी जो है एक थ्योरी है, और यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट है, और बेसिकली ये आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए ये चीजें नहीं है।
अब रियल गैस पर लागू क्यों नहीं होती है, तो ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि रियल पर लागू क्यों नहीं होती है। रियल पर लागू क्योंकि दो स्टेटमेंट ऐसे हैं केटीजी में जो बेसिकली जो वो रियल गैस पर लागू नहीं होते, उनकी वजह से ही हम बोलते हैं कि केटीजी केवल और केवल किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। तो आप ये समझो जरा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी कि सबसे पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट्स ऑफ केटीजी, या फिर आप बोल सकते हो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, ठीक है ना। कुछ इसमें स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ना, तो वो ऐसा है कि गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल रिजिड, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, एंड these particles are known as molecules, ठीक है। सीधा सा काम है कि भाई जो भी गैसें होती है ना, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये पार्टिकल स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये तो हुआ एक स्टेटमेंट, आसान सा है, कोई इसमें जो समझने वाली चीज नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखना कि all molecules of a particular gas will be identical in shape, ठीक है, साइज एंड मास, ठीक है। कि भाई कोई पर्टिकुलर गैस है अपने पास, कोई भी गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, तो दुनिया में हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सारे मॉलिक्यूल जो है वो कैसे है, आइडेंटिकल है, उनकी शेप सेम है, उनका मास सेम है, उनकी साइज भी क्या है, सेम है। हाँ, लेकिन आप दो अलग अलग गैसों को कंपेयर करते तो वहां पर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, विल बी डिफरेंट। तो भैया डिफरेंट गैसों के जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है, ये भी बात होगी, है ना, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूंगा तो दोनों अलग अलग ही होंगे, ठीक है। फिर देखो कि गैस मॉलिक्यूल्स, या मैं ऐसा लिखता हूं, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज होता है ना, वेरी स्मॉल, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज there will be no effect of gravity on gas molecules, ठीक है। कि भैया इनका साइज जो है वो इतना छोटा होता है कि इन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कि बहुत ही छोटा साइज है, तो इसकी वजह से जो है उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली जो गैस के मॉलिक्यूल कभी भी जो है सेटल डाउन नहीं होंगे, कि एक सिलेंडर में आपने जो गैस भर रखी है, तो गैस भरी तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है नीचे आके बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर देखो अगला पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स will never in rest, will be never in rest, will be never in rest, but possess rapid random motion in all possible directions, ठीक है। कि भैया जी गैस के मॉलिक्यूल जो है ना कभी भी रेस्ट में होते ही नहीं है ना, ये चीज ध्यान में रखना, रेस्ट में कभी नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, हमेशा जो है वो रैपिड रैंडम मोशन, यानी कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर अगला है, ड्यूरिंग मोशन gas molecules colloids
with container, with wall of container and colloid with themselves, colloids with themselves, and due to collision with wall of container, gases applies pressure। ठीक है भैया, देखो कि मैंने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में नहीं रहेंगे, लगातार इधर उधर क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब लगातार इधर उधर घूमेंगे तो भैया ये टकराएंगे भी, आपस में टकराएंगे और कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि कोई लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड बेसिकली प्रेशर लगाता है किसकी वजह से, अपनी हाइट की वजह से। सॉलिड प्रेशर लगाता है अपने मास की वजह से, और गैसेस का प्रेशर होता है टक्कर की वजह से, कि ये जो लगातार कोलिजन करती रहती है, किधर दीवार पर कोलिजन करती है, आपस में भी कोलिजन करती है। तो गैस का जो भी प्रेशर होता है ना, वो दीवार पर कोलिजन की वजह से होता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। फिर देखो जी, ये तो हुए 5। आगे जो है वो ऐसे 2-4 और है जो कि स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में जो है ना डायरेक्टली आ जाता है कि भैया केटीजी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है या केटीजी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा पूछ लेगा, देखिएगा। तो देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है all collisions of gas molecules will be, all collisions of gas molecules will be perfectly elastic। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि भाई गैस मॉलिक्यूल की जितनी भी कॉलिजन्स होती है, चाहे वो आपस में हो, चाहे वो कंटेनर की दीवार के साथ हो, वो हमेशा परफेक्टली कैसी होती है, इलास्टिक होती है, पूरी इलास्टिक होती है, यानी इस दौरान कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो अपने पास एक स्टेटमेंट है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डिपेंड्स only on its absolute temperature। ठीक है, कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल और केवल एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया अपने पास टेम्परेचर इन केल्विन। केवल जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है ना। कैसे आई प्रोपोर्शनल, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी बात हम इसी में करेंगे, आगे करेंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, फिर अपने पास देखो अगला स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विल बी negligible with respect to volume of container। भैया देखो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है ना, कि जैसे मान लो एक कंटेनर में हमारे पास, इसको आप यूं समझो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर जो आपने गैस भर रखी है। ठीक है, अब यहां पर गैस भर रखी है, अब इस कंटेनर का वॉल्यूम है मान लो VC। ठीक है, मैंने सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया भैया जी, एक जगह कर दिया, मान लो सबको जो इकट्ठा कर दिया एक कोने में। तो सबको इकट्ठा कर लिया, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, इसको मैं बोल देता हूं Vm। तो ये जो Vm है ना, ये Vc के रेस्पेक्ट में क्या बहुत ही कम है, यानी कि Vc इज वेरी 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 ग्रेटर देन Vm। ठीक है, तो भैया जी गैसेस का वॉल्यूम जो है ना, वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। तो अगर मैं बोलूं, आपको पूछूं कि ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इसके अंदर जो गैस है ना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो हम बोलेंगे कि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लिया है ना। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि सो, है ना, इसके आगे सो गैस विल ऑक्यूपाई all available volume of container।
ठीक है। तो भैया गैस जो है वो कंटेनर का जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होगा वो पूरा क्या कर देगी, ऑक्यूपाई कर देगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का जो वॉल्यूम है ना वो पूरे कंटेनर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा। एक पॉइंट और है, ठीक है, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया जी, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, हम रिपल्शन फोर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा कोई ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना कोई रिपल्शन होता है, आपको ये ध्यान में रखना है ना, कि ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना कोई रिपल्शन होता है, लेकिन आप जहां पर भी पढ़ोगे आपको केवल अट्रैक्शन फोर्स ही दिखाई देंगे। इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे आपको, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके बीच में केवल अट्रैक्शनल फोर्स इफेक्टिव होते हैं, तो हम जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर केवल अट्रैक्शनल फोर्स की बात करते हैं। अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं होता है। क्लियर है बात? तो भैया ये है सारे के सारे अपने पास केटीजी के स्टेटमेंट, है ना, और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो स्टेटमेंट वाला ही बनेगा। स्टेटमेंट देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट केटीजी। क्लियर है बात? अब देखना जरा ध्यान से, है ना, कि यहां पर मैं लिख देता हूं ये जरूरी बात कि केटीजी इज ओनली applicable फॉर आइडियल गैस। केटीजी जो है वो केवल और केवल किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। क्यों? बिकॉज लास्ट टू स्टेटमेंट्स are not applicable on real gas। ठीक है कि भैया बेसिकली लास्ट की ये जो दो स्टेटमेंट है ना बस यहीं पर गड़बड़ होती है। आपको कोई पूछे कि यार आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है ना, तो ये लास्ट जो दो स्टेटमेंट है यहां डिफरेंस है कि पहला कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भैया ये केवल आइडियल के केस में होता है, रियल के केस में हम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं लेते हैं। कितना लेते हैं ये तो हम रियल गैस इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा कि भाई देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो भैया ऐसा जो केवल और केवल आइडियल के केस में होता है, रियल गैस के केस में हम बोलते हैं कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो रियल के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में ठीक ठाक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो लास्ट के दो स्टेटमेंट जो है ना ये आइडियल पर लागू होते हैं, केवल रियल पर लागू नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं कि केटीजी की जो भी पोस्टुलेट्स है ना वो केवल और केवल किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो भैया ये है पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, आपने सारी नोट कर ली होगी। अब थोड़ा सा देखो हम आगे बढ़ते हैं और केटीजी के बाद में अब यहीं से जो है वो एक गैस इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं जी काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिएगा केटीजी का ही पार्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। देखो जी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे KGE। ठीक है, देखो जी ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है अब क्या होती है ये मैं लिख देता हूं। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS²। इसको हम बोलते हैं भैया काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। कैसे आई, कहां से आई, ये VRMS क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आती कैसे है भैया इसका डेरिवेशन आप फिजिक्स पढ़ोगे। यहां पर जो है वो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन होती क्या है। तो PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS²। कौन सी चीज क्या है तो यहां पर मैं बता देता हूं, P इज प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि हमें तो पता है कि जो आइडियल गैस होती है वो केवल कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ये गैस जो है क्योंकि केटीजी से ही आती है, केटीजी की थ्योरी से ही आती है, तो ये भी आइडियल गैस के लिए होती है। M जो है ये हमारे पास है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ
गैस, एन जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, के कंटेनर में गैस के टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं। और यहाँ VRMS ये होता है भैया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कहने का मतलब एक तरीके की गैस मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उस स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं वीआर। आप ये मानो कि गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है। डिटेल में बताऊंगा वीआरएमएस होता क्या है। ठीक है, अब देखना कि यह काइनेटिक गैस इक्वेशन, हालांकि काइनेटिक गैस इक्वेशन से आप ये मान के चलो कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना, कि अपने पास यहाँ पर देखो कितनी चीजें हैं 1 2 3 4 एंड 5, इक्वेशन में टोटल 5 चीजें हैं, 5 में से कोई 4 आपके पास होगी, 5 ही आपको पूछेगा, तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। फिजिक्स में जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा जरा, इसको तो मिटा रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन है a container is filled with a gas if volume of container is 20 liter and 10 to the power 24 molecules of gas are filled in container, then calculate the pressure of gas if mass of one molecule of gas is 10 to the power minus 23 ग्राम। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of gas molecules is 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आपको VRMS दे रखा है, आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस दे रखे हैं, है ना, आपको वॉल्यूम दे रखा है, कंटेनर का प्रेशर पूछा है। तो अगर VRMS दे रखा है, मान लो कुछ और डेटा गिवन होता, मान लो आपको जो वॉल्यूम देता, नंबर ऑफ मोल देता, टेम्परेचर देता बेसिकली, तब तो हम कैलकुलेट करते किससे, P इक्वल टू nRT से। यहाँ तो P इक्वल टू nRT तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो टेम्परेचर है ना गैस के मोल है, हालांकि मोल तो हम इससे निकाल भी लेंगे, लेकिन टेम्परेचर मेंशन नहीं है। दूसरा हमें जो VRMS गिवन है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिएगा कि PV इक्वल टू क्या है 1/3 mN/VRMS स्क्वायर, यही है भैया जी। वापस से मैं बोलूंगा, इन सब में देखो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, यहाँ पर ग्राम दे रखा है, यहाँ पर लीटर दे रखा है। ठीक है, सब में जो है यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रखो, आप जो यूनिट सिस्टम काम में ले रहे हो, सारे के सारे उसी यूनिट सिस्टम में होने चाहिए, एक ही यूनिट सिस्टम काम में लेना है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रेशर मैं एक काम करता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में निकाल लेता हूँ, तो वॉल्यूम जो मैं लूंगा ना, वो मैं लूंगा मीटर क्यूब में। 20 लीटर है तो इसको मीटर क्यूब में बदल के लिए 10 to the power -3, ये आ गया वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब में। ठीक है, फिर हमारे पास M और V, चलो ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 23 10 to the power -23 ग्राम, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, केजी में, है ना। तो केजी में बदलूंगा तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 10 to the power -26 केजी। आप इसको जो 1000 से डिवाइड कर दो, मास आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर VRMS, तो VRMS ये दे रखा है 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब भैया जी हमें तो चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आएगा 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो सारे के सारे हमने MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए, वैल्यूज रखते हैं, तो P कैलकुलेट करना है,
V वॉल्यूम 20 into 10 to the power minus 3 1/3 m। m की वैल्यू है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 10 to the power minus 26 mn। तो n कितना है 10 to the power कितना 24 और साथ में स्क्वायर ऑफ वी आरएमएस। तो स्क्वायर ऑफ वी आरएमएस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power कितना 6। ये लो जी, क्लियर है। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हुआ, 10 to the power माइनस कितना बचेगा 10 to the power minus 2 और ये 10 to the power minus 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आया p इक्वल टू 20 into 10 to the power minus 1 या p into 20 into 10 to the power minus 1 1/3 और यहाँ पर ये तो सब कुछ कैंसिल हो ही चुका है। तो 10 to the power कितना बचेगा 6 बचेगा। क्लियर है बात। तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो प्रेशर, अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू आगे कितना 10 to the power 6 डिवाइड बाय 6 ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर। ठीक है, यही अपना क्या है आंसर है। तो अगर काइनेटिक गैस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है तो भैया जी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है बात। तो भैया देखो जरा सिंपल सा है, हालांकि जो ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने की प्रोबेबिलिटी कम ही होती है ना। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन के बाद में अब देखो कि एक हमारे पास वेलोसिटी है जो कि क्या लिखा है भैया वी आरएमएस। तो गैस के जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनके पास कितने तरीके की वेलोसिटीज होती है हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना जरूरी है भाई, हमें क्या पता वी आरएमएस क्या होता है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप की जो स्पीड है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा जरा, इसको भी मिटा देता हूं, देखिएगा। तो हेडिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप की स्पीड है ना, कितने तरीके की स्पीड होती है। सबसे पहला इसमें बेसिकली हम जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास 3 अलग अलग तरीके की स्पीड होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, इसमें आता है मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, कि इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे भैया VMP या फिर इसको कहिएगा UMP से भी आप लिख सकते हो। VMP बोल दो या UMP बोल दो, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये क्या होती है, तो आप ये मानो कि वो स्पीड जो एक सैंपल में, गैसियस सैंपल में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास होता है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास, या वो वेलोसिटी जो एक सैंपल में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास होती है ना, उसको हम बोलते हैं VMP या मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना, कि भाई मैं ये लिख देता हूं, स्पीड which is possessed by speed which is possessed by maximum number of molecules in a gas sample, in a gas sample। ठीक है, is known as maximum प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, कि भाई ये गैस सैंपल में वो वेलोसिटी या वो स्पीड जो मैक्सिमम ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, VMP बोलते हैं। एक एग्जांपल के लिए एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, कि इफ देयर इज 10 molecules in a gas sample, ठीक है, and the velocities of molecules are, अब ये आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपको दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर आपको दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगेन आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड
और 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और दे दिया अगेन, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको ये बताना, देखो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल थे और 10 के 10 मॉलिक्यूल के लिए हमने स्पीड बता दी कि यार कोई मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 5 मीटर 10 मीटर, ऐसे करके जो सब की स्पीड हमने दे दिया आपको। अब आपको बोला है कि भैया इनमें से वीएमपी कौन सा होगा, तो वो वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास, आप देखो कि भैया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड 1 2 3 एंड 4, 4 मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो केवल एक के पास है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दो के पास है, फिर देखो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक के पास है, 6 मीटर की एक के पास है, 3 मीटर एक के पास है। मुझे बताओ ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। तो इस सैंपल में this sample 2 मीटर पर सेकंड will be VMP। तो इस सैंपल के लिए 2 मीटर पर सेकंड क्या रहेगा भैया? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड रहेगा कि यार ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड है। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एक तो ये है कि क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपको जो है इसी तरीके से एक सैंपल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड दे देगा, फिर पूछेगा कि बताओ इनमें से वीएमपी कौन सा है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा भाई देखो एक और तरीका है वीएमपी निकालने का। तो वीएमपी इज इक्वल टू, आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, ये होता है अंडर द रूट 2RT/m। ये वीएमपी निकालने का दूसरा तरीका होता है। कैसे आया, कहां से आया? तो भैया ये भी जो डेरिवेशन आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ध्यान में रखा। वीएमपी होता है कितना? अंडर द रूट 2RT/m। अब इसी को जो कई बार डेंसिटी के टर्म में भी लिख देता है। तो हमें ये पता है, देखो जरा, किसी भी गैस की डेंसिटी होती है कितनी? PM/RT। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये क्या है? RT/m। तो मैं काम करता हूं, ये देखो जरा, RT/m है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, RT/m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया P/d के इक्वल। देख लो जरा ध्यान से, ऐसा लिख सकता हूं। तो इस RT/m को आप जो इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। तो VMP की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2P/d। ये लो जी, हम जो इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये है सबसे पहला अपने पास मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी के लिए केवल फॉर्मूला लिख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इन तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, इसके बाद में करेंगे। देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं। तो भैया नेक्स्ट है अपने पास वी एवरेज। सबसे पहला हमने देखा अभी क्या कि भैया एमपी वीएमपी, सेकंड इज वी एवरेज, या आप कहो कि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करेंगे वी एवरेज या फिर यू एवरेज से। ठीक है, अब देखना कि वी एवरेज या यू एवरेज जो है वो ये क्या चीज है। तो हम ये बोलते हैं कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है एवरेज, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, कि एक जो गैसियस सैंपल होता है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल है सबकी स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। सब अलग अलग स्पीड के साथ क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, कुछ की जो 10 मीटर पर सेकंड, कुछ की 15 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से सबकी स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। अब यार इस गैसियस सैंपल में हम जो है वो क्या करना चाहते हैं? एक कोई स्पीड लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें देखो कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो कर नहीं सकते कि हर मॉलिक्यूल के लिए वो चीज हम अलग से कैलकुलेट करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम क्या करते हैं? पूरे गैसियस सैंपल के लिए वो कैलकुलेशन करते हैं, और पूरे गैसियस सैंपल के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमें पूरे गैसियस सैंपल के लिए केवल एक स्पीड की जरूरत पड़ती है। और जब भी ऐसा केस आए कि हर के लिए, सबके लिए वैल्यू अलग अलग है, तो हम करते हैं कि यार एक काम करते हैं, सबका क्या ले ले? एवरेज ले ले। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है भैया? एवरेज होता है जितने भी मॉलिक्यूल है सैंपल में सबकी स्पीड का एवरेज निकालने का जो तरीका है। नॉर्मली जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो तरीका होता है बस वैसा ही कुछ है। आप ऐसा मान के चलो कि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ all molecules of sample। ठीक है, कि हमारे पास जैसे मान लो कोई सैंपल है, तो उस सैंपल में जो है वो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि N1 मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनकी वेलोसिटी जो v1 है,
N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है क्या है V2 है, N3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है V3 है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ये मान के चलो कि हमारे पास सैंपल में जो है वो एक मॉलिक्यूल कोई ऐसा है ना, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V1 V2 V3 इस तरीके से है ना, और n मॉलिक्यूल है तो V एवरेज निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे करके कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या आ गया भैया V एवरेज, ठीक है। अब देखो कि V एवरेज हमने निकाल लिया। दूसरा V एवरेज निकालने का जो तरीका होता है ये होता है अंडर द रूट 8 बाय पाई RT बाय m। ये हमारे पास सेकंड तरीका है भैया जी V एवरेज निकालने का। और वही बात, इसको जो आप डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, Pm बाय RT। तो यहां से जो है मैं ऐसा लिखूंगा, देखो जी RT बाय m ये आ जाएगा किसके बराबर, P बाय D के बराबर। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V एवरेज इक्वल टू अंडर द रूट कितना 8 बाय पाई और ये आ जाएगा P बाय D, ठीक है। ये V एवरेज निकालने का तरीका हो गया, ठीक। तो ये सेकंड है अपने पास। तीसरा जो है वो इसी के जैसा है और ये मैं यहां लिख देता हूं, जो थर्ड है वो इसी के जैसा है, सेम ही। यहां पर तीसरा होता है भैया VRMS, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं URMS, ठीक है। और इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। देखो जी अब ये क्या होती है और ये निकालने की जरूरत क्या है, देखना जरा कि भैया एक तो एवरेज है, दूसरा रूट मीन स्क्वायर एवरेज है। भैया देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं सैंपल में। अब मान लो हमारे पास कोई सैंपल है, उसमें जो वो अलग अलग मॉलिक्यूल है, मान लो एक 2 मीटर पर सेकंड, एक 10 मीटर पर सेकंड, एक 5 मीटर, एक 8 मीटर, और हमने V एवरेज कैलकुलेट किया। V एवरेज मान लो हमारे पास आया 6 मीटर पर सेकंड, तो गैसियस सैंपल है, उसका V एवरेज कितना है, 6। और अगर हम इसी सैंपल के लिए VRMS की वैल्यू निकालें तो मान लो VRMS की वैल्यू आई अपने पास 6.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक तो V एवरेज है, एक VRMS है, तो भैया ये माना जाता है कि जो VRMS होगा ना वो एक्चुअल वेलोसिटी के ज्यादा करीब होगा। आप ये मान के चलो कि एक्चुअल वेलोसिटी के क्या होगा, ज्यादा करीब होगा, यानी कि ये ज्यादा सटीक माना जाता है बजाय किसके, V एवरेज के। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि ये जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी के क्या होता है, ज्यादा करीब माना जाता है। तो VRMS अब हम निकालते कैसे हैं, बहुत ही आसान सा काम है भैया जी VRMS निकालने का, जैसा नाम वैसा ही काम है। तो देखो कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं पहले लिख देता हूं कि द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ रूट ऑफ ऑल वेलोसिटीज of molecules is VRMS। जैसे सेम ही, ठीक है, कि भाई हमने अभी V एवरेज निकाला था, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो V एवरेज निकालने का तरीका क्या था अपने पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn, ठीक है, डिवाइड बाय Vn1 प्लस N2 प्लस या फिर N3 और ये आगे से आगे चलता जाएगा, ऐसा था। तो अब आपको क्या करना है, अगर VRMS निकालना है तो मैंने कहा कि द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ रूट ऑफ, ठीक है, या द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज मीन ऑफ रूट, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो कि जितने भी वेलोसिटी है इन सब का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर इसका क्या ले लो, मीन ले लो, और फिर जो क्या कर दो, रूट कर दो। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या आएगा, VRMS की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। दिस इज VRMS, ठीक है। और हमें कहीं पर भी केमिस्ट्री में इस तरीके से VRMS कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको VRMS कैलकुलेट करना है तो VRMS कैलकुलेट करने का तरीका ये रहेगा भैया जी, अंडर द रूट, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास कितना 3 RT बाय m, ये VRMS की वैल्यू हो जाएगी। और अगर डेंसिटी के टर्म में लिखूंगा तो VRMS इज इक्वल टू ये हमारे पास निकल के आएगा 3P बाय D, ठीक। ये एक तरीके से क्या है भैया, VRMS की वैल्यू है। तो तीन तरीके की मॉलिक्यूलर स्पीड आ गई, VMP, V एवरेज और VRMS। अगर हम तीनों को जो है किसी एक गैसियस सैंपल के लिए कंपेयर करें, देखिएगा जरा कि कोई एक गैसियस सैंपल है, उस सैंपल के लिए हम इन तीनों को कंपेयर करें, तो तीनों को कंपेयर करूंगा तो कंडीशन ऐसी आएगी कि एक तो है हमारे पास VMP, एक है हमारे पास V एवरेज, एक है हमारे पास VRMS, ठीक है। तो देखो VMP की वैल्यू था अंडर द रूट 2 RT बाय m, ठीक है। V एवरेज आया अंडर द रूट 8 बाय पाई RT बाय m,
और ये आ गया अंडर द रूट 3 RT/m। अगर रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कितना आएगा, √2, रेशियो √8/पाई, और ये आ जाएगा रेशियो रूट कितना 3। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी जो अप्रोक्सीमेटली आप देखो जरा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3, तो 3 आता है तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू 1.414 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और ये आ जाएगा 1.732। ठीक है, आप देखो जरा इन तीनों में से सबसे ज्यादा हमें पता है कौन सा होता है, VRMS सबसे ज्यादा होता है, V एवरेज की वैल्यू जो वो कम होती है, और VMP जो इन तीनों में से क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो अगर आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को जो √2 से मल्टीप्लाई करके इसको और ज्यादा सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना 1, ये हमारे पास जो 1 पॉइंट कुछ 21 ऐसे करके समथिंग, और ये इससे थोड़ा सा जो क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो सिंपल रेशियो भी आपको पूछ सकता है, जो कि कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखना कि अब इन तीनों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमें तो ये समझना है। बहुत ही आसान सा काम है कि बस तीनों का फॉर्मूला है VRMS, VMP और V एवरेज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कोई जो हो यहाँ पर केमिस्ट्री में पूछा जाता नहीं है इससे। देखो कि एक दो क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। जैसे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ VRMS of H2 and O2 at same temperature and pressure। ठीक है, आपको सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर H2O2 के लिए जो है वो एक तरीके से क्या बताना है, VRMS की वैल्यू बतानी है, या फिर आप यूं कहो कि रेशियो बताना है। तो हमें ये पता है कि VRMS ये होता है अंडर द रूट 3 RT/m। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर सेम है, बेसिकली VRMS की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और अगर RT को हटाओगे तो प्रेशर पर डिपेंड करेगी। तो VRMS जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, रूट m के। तो मैं ऐसा बोल दूंगा V1/V2 इक्वल टू अंडर द रूट कितना, m2/m का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गैस है एक तो हाइड्रोजन, तो V हाइड्रोजन, VRMS ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय VRMS ऑफ ऑक्सीजन, अंडर द रूट नीचे आएगा 2, ऊपर कितना आएगा ऑक्सीजन का 32। तो 32 है तो ये कितना 16, यानी कि आंसर आएगा कितना 4/1। दिस इज आंसर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत ही आसान सा काम, जैसे मैंने आपको बोल दिया कैलकुलेट द VMP ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, सीधा सा है, मैंने VMP कैलकुलेट करवा लिया 27 पे। तो आप देखो जरा कि भाई हमारे पास VMP का फॉर्मूला क्या है, तो VMP इक्वल टू मैंने कहा होता है अंडर द रूट 3 RT/m। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू काम में लेंगे, तो ध्यान से देखना अंडर द रूट 3। अब R की वैल्यू कौन सी वैल्यू काम में लोगे, तो भैया अब हम लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू काम में नहीं लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमें बतानी होती है एक तरीके से मीटर पर सेकंड में। तो आप MKS यूनिट काम में लोगे, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली काम में लोगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली यानी कि कौन सी, जूल वाली, न्यूटन इनटू मीटर वाली। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम 25/3 काम में लेंगे। ओके ठीक है, टेम्परेचर आ गया कितना 300 केल्विन, और फिर m। अब ऑक्सीजन का मोलर मास, भैया जी आप अब ऑक्सीजन का मोलर मास जो है ना वो ग्राम में नहीं लोगे, आप लोगे किसमें, केजी में। तो केजी में लूंगा तो ये आएगा 32 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये तो कितना है 100, और ये आएगा तो 10⁻³ कितना हो जाएगा -4, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 75 डिवाइड बाय 32 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा टोटल 5। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, इसका रूट ही ये आएगी इसमें मीटर पर सेकंड में। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो आप क्या बताओगे, VMP की वैल्यू बताओगे। अगर डायरेक्टली वैल्यू पूछे तो R की वैल्यू कितनी 25/3, यानी कि आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS सिस्टम वाली काम में लोगे। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें और क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो रेशियो पूछ लेगा, है ना। जैसे एक और रेशियो पर क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ, ये आपको दे दिया हीलियम CH4 एंड SO3 एट सेम टेम्परेचर
टेम्परेचर, कि एक ही टेम्परेचर पर आपको इन तीनों के लिए आरएमएस स्पीड का रेशियो बताना है। वही बात भैया जी, आरएमएस वी आरएमएस ये होता है इक्वल अंडर द रूट 3RT बाय एम। टेम्परेचर अगर सेम है तो वी आरएमएस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, रूट एम के। ठीक वही काम करता है जो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन में किया था। तो यहाँ पर तो है हीलियम, यहाँ है CH4, यहाँ पर कौन सी है SO2। हीलियम के लिए लिखूंगा 1/√4, इसके लिए लिख दूंगा 1/√16 और ये आ जाएगा 1/√64। ठीक है, तो पूरे को जो है काम करता हूँ √64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा √16 रेशियो, ये √4 रेशियो कितना 1, यानी कि 4:2:1। दिस इज द VRMS रेशियो। क्लियर है बात? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आसान सा काम है, आपको जो है वेलोसिटी से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिएगा सर। हाँ जी, जैसे आपको ये बोल दिया कि एट व्हाट टेम्परेचर द VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, becomes equal to VMP of CH4 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि भैया आपको जो है वो CH4 के लिए तो टेम्परेचर गिवन है कितना 27, CH4 का टेम्परेचर इतना है, और आपको बोला है एट व्हाट टेम्परेचर द VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस becomes equal to VMP of CH4 at 27। अब आपको जैसा क्वेश्चन बोला आप वैसा करते जाओ कि भाई मुझे पूछा है कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर, तो ऑक्सीजन का VRMS, इसने बोला ना कि VRMS of O2 should be equal to VRMS of CH4, या V कौन सा है MP, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड ऑफ CH4, ऐसा ही है। तो VRMS के लिए मैं लिखूंगा क्या, अंडर द रूट 3RT बाय M, M कितना है 32, इसके लिए लिखूंगा अंडर द रूट 2RT, इसका टेम्परेचर कितना 300 डिवाइड बाय इसका कितना 16, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा कितना 3RT आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 32, यहाँ आ जाएगा 2RT कितना 300 और ये कितना आ जाएगा 16, ये गया कितनी बार 2 टाइम्स, R से R कैंसिल, तो T एक ही अननोन है, तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये कितना है 600 है ना, इनटू 2 डिवाइड बाय कितना आ गया 3 आ गया, ये कैंसिल हुआ 200 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना 400 केल्विन। ठीक है, कि अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर आप 400 केल्विन रखोगे, इसका टेम्परेचर आप 300 केल्विन रखोगे, तो भैया इसका VMP ऑक्सीजन के VRMS के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो भैया बहुत ही आसान सा काम है, मॉलिक्यूलर स्पीड से जो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बेसिकली केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके की मॉलिक्यूलर स्पीड है ये सारी आपने अच्छे से समझी होगी। केटीजी के पोस्टुलेट जो आपने देखे होंगे, सारे पोस्टुलेट मैंने लिखा दिए, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ध्यान रखना कि केटीजी में है ना, केटीजी जो भी हम बात करते हैं केटीजी में जितने भी, उनमें एक स्टेटमेंट और है कि जो गैस है ना वो हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, क्योंकि बेसिकली हमने कहा ना इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट जो है वो हमेशा लीनियर होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट और याद आया मेरे को अभी। अब देखो कि नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से बात करेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, एक मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा देखो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रियल गैस। ठीक है, तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।